प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर रहा, वो तो बड़ा अच्छा माना जाता रहा कि प्रधानमंत्री जी ने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें दी। आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, हालांकि उसको कुंद कर दिया गया। इसके अलावा मनरेगा बड़ी चर्चित है कि मनरेगा की वजह से बहुत कुछ बदला देश में। ये भी कहा गया कि 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। सिक्स पे कमीशन को कहा गया कि सिक्स पे कमीशन की वजह से देश के मध्य वर्ग की स्थिति सुधरी। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये भी मानते हैं लोग कि मनमोहन सिंह की वजह से ही देश में जो है ये निजीकरण का रास्ता खुला और निजीकरण शुरू हुआ, ढेर सारी कंपनियां बेची गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया कई सेक्टर्स में, जहां नई एंट्री थी प्राइवेट कंपनियों की, यहाँ प्राइवेट कंपनियों की एंट्री दी गई और वो कहा गया कि कॉम्पिटिटिव होगा बाजार। लेकिन बाजार कॉम्पिटिटिव होने के बजाय बाजार में जैसे लगता है कि कुछ लोगों का एकाधिकार हो गया। पिछले 10 सालों से जो अडानी चल रहा है, उसी एकाधिकार का परिणाम है कि एयरपोर्ट की बात करें या पोर्ट की बात करें या सीमेंट की बात करें या किसी क्षेत्र की बात करें, हर जगह जो है बिजली की बात करें, हर जगह अडानी नजर आते हैं और ये कहा जा रहा है कि देश बेच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रकाश डाले कि मनमोहन सिंह की क्या भूमिका रही पूरे प्रसंग पर। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन्हें, एक शिक्षक के नाते। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जो कि कायदे से सीखने की है, मतलब ये उनकी मृत्यु का समय है। हम लोग सारा देश उनके शोक में दुखी है और 7 दिन का राजकीय शोक भारत सरकार ने घोषित किया है। तो उनके काम की ताकत तो नजर आ रही है। मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व की और कृतित्व की अनेक पॉजिटिव चीज है जिन पर कायदे से बात की जानी चाहिए, जो कि नहीं होती। पहली तो पॉजिटिव चीज यह है कि एज ए प्रधानमंत्री, एज ए वित्त मंत्री, वे पार्लियामेंट में सब समय सब दिन रहते थे। क्या सीखेंगे मनमोहन सिंह से? मनमोहन सिंह से सीखो कि संसद में कैसे रोज हाजिरी लगाई जाती है। वो मतलब अपनी हैंडीकैप अवस्था में भी व्हील चेयर से पार्लियामेंट आते थे और बैठते थे। तो मनमोहन सिंह की जो संसद के प्रति और संसदीय प्रणाली के प्रति और संसदीय कार्य पद्धति के प्रति जो निष्ठा और लगन है, वो अनपैरेलल है, जो कि अब तो दिखाई नहीं देती। उन्हें अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी देना चाहता है तो एक चीज खाली सीख ले कि संसद में बैठ के सबकी बात सुनी जाए। सेकंड चीज जो कि बहुत ही मुझे अपील करती है, वो चीज वो ये कि कांग्रेस के वे सबसे विश्वस्त व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है कि वो खाली अर्थशास्त्री के नाते विश्वस्त थे, नहीं, वो कांग्रेस के सबसे विश्वस्त लोगों में से थे और कांग्रेस उन पर बहुत विश्वास करती थी, क्योंकि एक दूसरी जो उनका जो गुण था वो ये कि क्राइसिस से कैसे निकला जाए, इसका वो मंत्र जानते थे। वो उत्तेजित नहीं होते थे, कभी बयान नहीं देते थे, लेकिन जब भी उनके सामने कोई क्राइसिस आया तो वो कैसे निकलेंगे उसका वो रास्ता खोजने में माहिर थे। और इस मामले में उनको ग्लोबल एक्सेप्टेंस थी, उनकी उनकी सारी दुनिया के लोग उनकी इस क्षमता का सम्मान करते थे। मैं यहां 2007-8 के अमेरिका के मंदी के दौर का जिक्र करना चाहूंगा। अब तो हमारे देश के किसी भी नेता को कोई बाहर से फोन नहीं करता, पूछता नहीं है कि सर मेरे यहां ये संकट है, मेरी क्या मदद करेंगे आप। मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड था ये कि चीन जब मंदी में फंसा तो चीन की मदद की, और अमेरिका जब मंदी में फंसा तो अमेरिका ने मदद मांगी। और G20 के देशों ने बाकायदा ऑफिशियली पुतिन ने कहा कि सारी दुनिया क्राइसिस में है, मंदी में, 2007-8 में। तो संकट मोचन के तौर पर मनमोहन सिंह ने जो अपनी इमेज बनाई थी एक पॉलिटिकल लीडर की, वो इमेज
किसी के पास नहीं थी। हिंदुस्तान के 75 वर्ष के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने ये इमेज अर्जित नहीं की। वो अर्थशास्त्र तो जानते ही थे, लेकिन अर्थशास्त्र का कैसे क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये जो प्रैग्मेटिज्म था वो बहुत ही शानदार था उनके अंदर, जो कि अनपैरेलल है, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई उसका कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। वित्त मंत्री उनसे भी एक से एक अच्छे हुए हैं, लेकिन ये संकट मोचन की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति वो मनमोहन सिंह था। अमेरिका में तनख्वाहें बंद हो गई, खजाने में पैसे नहीं थे, करोड़ों लोग सड़कों पर थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सलाह मांगी, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दी, और पहला काम यह हुआ जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते, अमेरिका जाते हैं भीख मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। मनमोहन सिंह ने मंदी के दौर में प्रस्ताव किया, और चाइना और भारत दोनों ने मिलकर अमेरिका की जो रिजर्व बैंक है उसके 100% शेयर खरीदे। 80% खरीदे चाइना ने, 20% खरीदे भारत ने, और इससे वहां की पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव करने में बहुत बड़ी मदद मिली। और यही वजह थी कि अमेरिका में जब भी वो गए, उनका जो सम्मान किया गया, अमेरिका के इतिहास में किसी भी भारत के प्रधानमंत्री का आज तक सम्मान नहीं हुआ। वो तो उदाहरण सर, वो छोटा सा वीडियो भी है जिसमें वो गए, बोल रहे हैं, कितनी तालियां बजी। नहीं, वो नहीं, ताली की बात नहीं, खाली ताली की बात नहीं है। ऑफिशियली सरकारी गेस्ट हमारे जो अभी नरेंद्र मोदी गए हैं, उनमें उनके पूरे जीवन में एक ही सरकारी यात्रा रही है उनकी, बाकी सब उनके खर्चे से यात्रा हुई है अमेरिका की। निजी खर्चे से कोई भी जा सकता है वहां, प्रधानमंत्री जाए या कोई नागरिक जाए, क्या फर्क पड़ता है। मनमोहन सिंह की यात्राएं अमेरिका जो हुई वो सरकारी खर्चे से हुई, सरकार ने खर्चा उठाया उनका वहां, वो राजकीय अतिथि थे। और जो ये सामान्य चीज नहीं, और सारे लोग जानते हैं इस बात को। आप इंटरनेट पर जाइए, ओबामा के उस समय के भाषण आप देखिए, ओबामा ने क्या कहा है मनमोहन सिंह के बारे में। पहली चीज। एक और दूसरी घटना बता रहा हूं। चाइना जब न्यू लिबरलाइजेशन के दौर में क्राइसिस में था, सबसे ज्यादा क्राइसिस में था, और उस समय मनमोहन सिंह चाइना गए, वो प्रधानमंत्री थे हमारे। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर में, जिसमें कि सिर्फ एक बार निक्सन गया था और कोई विदेशी नेता नहीं बुलाया गया था। मनमोहन सिंह दूसरे बड़े नेता थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर में, पूरे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप लीडरशिप, करीब 3000 डेलीगेट थे उसमें, और वो सारे के सारे लोग थे उस हेडक्वार्टर में। कभी किसी भी नेता का प्रवेश नहीं हुआ, और वहां एक ही अनुरोध था कि हम इस नव्य आर्थिक उदारीकरण के संकट से कैसे निकले, इसका कुछ मंत्र दो। तो चाइना को भी संकट से निकालने में किसने मदद की? मनमोहन सिंह ने। G20, अब मैं जो लोग पढ़ने लिखने की आदत है वो इंटरनेट पर जाए, देखें G20 के देशों की मीटिंग में ओबामा और पुतिन दोनों के अनुरोध के बाद मनमोहन सिंह ने जो चीज सजेस्ट की वो सारी दुनिया में लागू की गई मंदी से निकलने के लिए 2007-8 के। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह का ये जो संकट मोचन वाला जो रूप है वो भी शानदार रूप है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, इससे जितनी प्रेरणा ली जाए। हम तो चाहते हैं कोई मनमोहन सिंह कुछ मामले में बहुत ही व्यावहारिक थे, वो कैसे रिजॉल्व किया जाए इसे वो जानते थे, संकट को कैसे हल किया जाए वो जानते थे। पहली चीज। एक और चीज है जो कि मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि भारत के आधुनिक भारत का निर्माण तो नेहरू जी ने किया, ये सच है, लेकिन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का जो बीड़ा उठाया मनमोहन सिंह ने, उसमें उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड बदल दिए। कोई शहर नहीं था जहां की लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट गांव तक न पहुंचा हो। कोई कस्बा नहीं था, कोई टाउन नहीं थी जहां की लोगों की रसोई न बदली हो, लोगों की खिड़की न बदली हो, लोगों का ड्राइंग रूम न बदला हो, लोगों के घर न बदले हो। और करोड़ों हाउसिंग सोसाइटी,
ट्रेडिशनल घरों का ये देश था, जो जिसे कि हाउसिंग सोसाइटी के देश में कन्वर्ट करने में जो महान इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं वो पैदा करने में उस पॉलिसी की बहुत बड़ी भूमिका थी। हम उसकी आलोचना के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में, लेकिन जो चीज घटी है नीचे वो तो देखी जानी चाहिए। वो चीज घटी है कि जिसने कि मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटीज दी हमें, मॉडर्न लिविंग के एकदम इंटरनेशनल लेवल के रूप छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंचा दिए। और ये जो चेतना है कि लोग पुराने घर में रहने की बजाय नए तरीके के घर में रहें, नए किस्म की बसावट करें, नए किस्म का ड्राइंग रूम बनाए, नए किस्म का रसोई घर बनाए, कमाल की चीजें। एक आदमी ने भाषण नहीं दिया एक भी, लेकिन लोगों के जेहन में सारी बातें अपनी उतार दी। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि आपको अपना ड्राइंग रूम बदलना है, कभी नहीं कहा आपको रसोई घर बदलना है, लेकिन सबके रसोई घर बदल गए, सबके ड्राइंग रूम बदल गए और हाउसिंग सोसाइटीज के पूरे पैटर्न बदल गए। जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अत्याधुनिक किस्म की चीजें हर व्यक्ति के लिए सहज उपलब्ध। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मनमोहन सिंह के आने के पहले भारत में हवाई जहाज में सिर्फ अमीर लोग चढ़ते थे और जो रिच थे मिडिल क्लास के लोग वे लोग चढ़ते थे, जिसे अपर मिडिल क्लास कहते हैं। मनमोहन सिंह के नीतियों का एक परिणाम यह निकला कि मनमोहन सिंह ने हवाई यात्रा को, रेल यात्रा तो खैर सस्ती हुई और अच्छी हुई, लेकिन हवाई यात्रा को उसने सहज सुलभ मिडिल क्लास यात्रा बना दिया। और यह साधारण परिवर्तन नहीं था, लोगों की आदत बदलना, लोगों को उपलब्ध कराना कि अगर किसी के पास में 5,000 रुपए है तो 5,000 रुपए में भी कलकत्ता जाके और लौट के आ सकता है। लोग सोच ही नहीं सकते थे पहले। तो मनमोहन सिंह का जो ये जो मॉडल था जिसमें कि साधारण आदमी कैसे अपना जीवन स्तर बेहतर बनाए, पहली चीज जो लोग हम भी आलोचना करते हैं उनकी बहुत सारी नीतियों की, लेकिन जो चीज घट रही है जो कि बहुत शानदार थी, वो एक लोग अपना जीवन स्तर कैसे बदले, उसके तरीके क्या हो और उसके लिए सुगम रास्ता सरकार तैयार करे अपनी नीति के जरिए। फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बड़े स्केल पर हमारे यहां ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो रही है ना, हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तमाम किस्म के जो रोड निर्माण की जो बातें हो रही है, किसने तैयार किया ये सब? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, हाईवेज का कॉन्सेप्ट है। दिल्ली अकेला ऐसा शहर है, अकेला, मैं उदाहरण दे रहा हूं खाली, जिसमें 130 से अधिक ओवर ब्रिज बनाए गए। ये साधारण चीज नहीं है। मोदी अपने शासनकाल में, और 10 साल हो गए उनको, 10 साल केजरीवाल को भी हो गए, 2 ओवरब्रिज नहीं बनाए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो काम करता है वो उसका पता ही नहीं चलता वो कैसे काम करता है, लेकिन वो काम दिखाई देता है उसका। दिल्ली में कहीं पर भी जाओ फ्लाईओवर, कहीं पर भी जाओ ओवरब्रिज, लगातार सड़कें और सड़कों का नेटवर्क, और पूरी दिल्ली में मेट्रो, जो मेट्रो के जरिए कम्युनिकेशन होगा, मेट्रो के जरिए मिडिल क्लास के लोग जाएंगे आएंगे, ये चीज सोचना, इसे कार्य रूप में परिणत करना, और बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हंगामे के इसे इंप्लीमेंट करना, ये एक बहुत ही क्लासिकल चीज है जो कि पहले कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। छठी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पर के आलोचना हो सकती है, हुई भी है, उन्हें आलोचनाओं को अपनी जगह है, लेकिन ये जो विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके तहत जगह 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 जमीनें दी गई, लोगों को कारखाने खोलने के लिए मजबूर किया गया, जिसके चलते मनमोहन सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल में तकरीबन कई लाख एकड़ जमीन इस पूरे क्षेत्र में लगा दी। ये वो जमीन थी जो कि अनुपजाऊ थी या थोड़े बहुत कृषि के काम आती थी, लेकिन इसको बड़े
रूप में उन्होंने इस पूरे काम में लगा दिया। तो आज आपके पास में क्या स्थिति है? आज आपके पास में स्पेशल इकोनॉमिक जोन और उससे जुड़े हुए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आपके पास में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि छोटे शहरों और कस्बों से लेके महानगर तक फैला हुआ है, और आज आपके पास में एक आइडिया कि क्राइसिस से कैसे निपटे। अब मुसीबत यह है कि हमारे पास में उस आइडिया को हजम करके अपना बुद्धि का विकास करने वाले लोग नहीं। दिक्कत यहां है। तो अगर मुझसे पूछे तो एक एज ए डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, जिसने कि पार्लियामेंट की अपने पूरे कार्यकाल में सभी बैठकें अटेंड की, सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी कि वो बैठ के अटेंड करते थे, लोगों की बात सुनते थे और सबकी बात सुन के वो अपनी राय बनाते थे। ऐसा नहीं था। आखिरी चीज उनके व्यवहार के बारे में बता रहा हूं मैं। कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया ये, नेहरू ने भी नहीं किया ये। जब ये यूपीए 1 बना तो यूपीए 1 में लेफ्ट बहुत बड़ा समर्थक था उनका। ये ऑन द रिकॉर्ड है। कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेने के पहले मनमोहन सिंह स्वयं चल के प्रकाश करात और सीताराम येचुरी के घर जाते थे, बीपी हाउस में डिस्कस करते थे और उसके बाद में उसके बारे में निर्णय लेते थे। उनको कोई जरूरत नहीं थी, वो फोन करके कह सकते थे कि आप मेरे यहां आइए, और ये जाते। लेकिन नहीं, देखो वो इतना बड़ा, वो सब छोटे, उम्र में छोटे, और ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन इसकी विनम्रता देखने लायक। कोई अहंकार नहीं, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कोई अहंकार नहीं। किसी भी दल का कोई भी सदस्य पहुंचे उसकी मदद की जाएगी, ये जो अप्रोच थी। और जो उनके साथ थे, उनके साथ में उनका एकदम व्यवहार में एकदम सरल डेमोक्रेटिक बिहेवियर, ये तो एकदम दुर्लभ चीज है। राजनेताओं में तो एकदम नहीं होती। अब प्रधानमंत्री बन जाए, आपने कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी किसी एनडीए के नेता के घर गए सलाह करने के लिए? वो कभी जाते ही नहीं है। 10 साल हो गए उनको। 2009 तक, जब तक के एनडीए से, यूपीए से लेफ्ट ने समर्थन वापस नहीं लिया था, तब तक मनमोहन सिंह की अप्रोच थी कि अगर कोई पॉलिसी डिसीजन लेना है तो लेफ्ट की सलाह लेनी जरूरी है। और सलाह के लिए वो उनके दफ्तर जाते थे, उनके घर जाते थे, बैठते थे, और जरूरत होती थी वो प्रणब मुखर्जी को भी भेजते थे। ये जो चीज है, ये चीज बहुत। और आप एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन चल रहा था, विनम्रता देखिए। निर्भया का जो आंदोलन चला, उसमें विनम्रता देखिए। किसी का दमन नहीं किया गया, किसी को आंदोलन करने से नहीं रोका गया, किसी पर बार-बार लाठी चार्ज नहीं किया गया, बल्कि लोगों को बाकायदा, मंत्रिमंडल के लोगों को बाकायदा निगोशिएशंस के लिए भेजा गया कि जाओ किसी भी तरह से हल करके लाओ। मैं नहीं जानता क्या समाधान होगा, समाधान लेके आओ। ये जो चीज है, ये चीज मतलब एकदम कहीं भी किसी भी रूप में, और एक जो ह्यूमन राइट्स के को लेके और उसके वायलेशंस को लेके और जो उनकी पीड़ा थी, उस पर उनका जो निर्भया कांड को लेकर जो अप्रोच थी, बहुत ही शानदार थी। वो लड़की जिसका के यहां ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, वो लड़की जब बाहर भेजी गई तो उसे विदा करने के लिए एयरपोर्ट स्वयं मनमोहन सिंह गए। और जब पता चला कि उसकी वहां डेथ हो गई, तो जब उसकी डेड बॉडी आई थी तो मनमोहन सिंह खुद रिसीव करने गए, और तब तक रहे जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो गया। उन्होंने यह नहीं देखा कि इसमें पॉलिटिक्स क्या है, इसमें क्या गेन होगा। हमारे यहां तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हिल के नहीं जाते। अगर किसी के साथ रेप की घटना हो जाए, जो गैंग रेप था वो, मनमोहन सिंह की जो ईमानदारी है और जिसे कहे कि स्वच्छ इमेज, उसका एक परिणाम यह भी था कि जो उनके समय में शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री वहां, उनके ऊपर जितने भी आरोप बीजेपी ने और केजरीवाल ने लगाए, वे सारे के सारे आरोप झूठे साबित हुए, क्योंकि कोई भी आदमी एक भी प्रमाण नहीं दे पाया। मनमोहन सिंह अपने जीते जी, एक बहुत अच्छी चीज है ये, जो कि ये बेनिफिट राजीव गांधी को नहीं मिला था। 2G स्पेक्ट्रम और कोल आवंटन को लेकर जो उनके ऊपर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, वो सारे आरोपों से
मनमोहन सिंह बरी हुए। राजीव गांधी बोफोर्स से बरी हुए लेकिन गुजर चुके थे। तो मनमोहन सिंह की ये खूबी थी कि वो सच के साथ थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। ये बात सच है, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो न संसद में झूठ बोलते थे न संसद के बाहर झूठ बोलते थे। उनका जो दृष्टिकोण था उस पर वे अडिग थे। कमजोरियां हर एक पॉलिटिकल मॉडल में होती हैं, उनके मॉडल में भी थी। हम उनकी बात नहीं करना चाहते अभी, लेकिन हम जो चीज शेयर करना चाहते हैं कि अच्छे पॉलिटिकल लीडर के लिए, एक अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए, एक पॉलिटिकल थिंकर के लिए क्या होना चाहिए। उसे संकट मोचक होना चाहिए, उसे संसद का नियमित श्रोता होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए वहां जाके। आप संसद चलाएंगे, आप लोकतंत्र चलाएंगे, संसद में जाएंगे नहीं, आप अपने दफ्तर में भी नहीं जाएंगे, आप देश भर में घूमेंगे, यह कैसे हो सकता है। सिर्फ टेलीविजन से आप बोलेंगे। मनमोहन सिंह की खूबी यह थी कि वो टेलीविजन से बोलते नजर नहीं आते थे, लेकिन वो उनका काम हर घर में घुस गया। जैसा मैंने आपसे कहा, उन्होंने हर घर की रसोई बदल दी, हर घर का ड्राइंग रूम बदल दिया, हर शहर की बसावट बदल दी। और ये साधारण कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये असाधारण कंट्रीब्यूशन है। जी। मनमोहन सिंह पे एक आरोप लगता है कि निजीकरण की शुरुआत हो गई और निजीकरण प्राइवेट कंपनियों को इतना ज्यादा वैल्यू दे दिया कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी और जहाँ पे खास करके जो श्रमिकों के अधिकार थे, जो श्रमिकों को मिलती थी सुविधाएं, वो सारी किनारे हो गई। और प्राइवेट कंपनियों ने एक तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और प्राइवेट कंपनियों में आज होते होते ये स्थिति आ गई है कि देश में लगता है एक ही कंपनी है, उसका नाम है अडानी, बाकी कोई नहीं। क्या ये आरोप से कितना नहीं, ऐसा है कि निजीकरण के खतरे तो हैं। मनमोहन सिंह के लिए सामने ऑप्शन एक था, दो ऑप्शन नहीं थे। एक ऑप्शन था कि अर्थव्यवस्था को कैसे संकट से निकालें और मुद्रा अधिक से अधिक चलन में कैसे लाएं। आप याद कीजिए, जब वो वित्त मंत्री बनाए गए थे 1990-91 में, तो उस समय हालत ये थी कि हमारे पास में देश के नागरिकों के लिए देने के लिए, खर्च करने के लिए, सरकारी कर्मचारी थे, उनको खर्च करने के लिए मुश्किल से 1 महीने का पैसा था। हमारे पास पैसा नहीं था, जनता की जेब में पैसा नहीं था। सोना की भी रखा, अरे वो तो एक बहुत सोना तो एक छोटी चीज है। असल चीज यह है कि पैसा आएगा कहां से, पैसा सर्कुलेशन में कैसे लाया जाए। पैसा सर्कुलेशन में लाने के लिए दो लेवल पर काम किए गए। एक तो नोट ज्यादा छापे गए और लोगों को उपलब्ध कराए गए। उसमें जाहिर है कि वो घूस के जरिए भी पैसा पहुंचा और मेहनत के जरिए भी पैसा पहुंचा, जिसमें कि बहुत सारी योजनाएं इंप्लीमेंट की गई। मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं जो असल चीज थी वो यह कि मार्केट में मनी का संकुचन था। तो मनी के संकुचन से मार्केट कैसे निकले, ये बड़ी चुनौती थी। आज है ना, आज आप बैंक जाइए, सुबह आप लाइन पर खड़े रहिए और कहिए मैं 10 लाख रुपए अपने खाते से निकाल ले, वो कहेगा पैसा आने दीजिए तब पैसे दूंगा मैं। मनमोहन सिंह के जमाने में ये कभी था ही नहीं। आप बैंक जाइए, आपको तत्काल पैसे मिलेंगे, आप एटीएम पे जाइए, तत्काल पैसे मिलेंगे। यहां अभी आधे से ज्यादा एटीएम बंद हो चुके हैं और जो चालू है उनमें आधे से पैसे नहीं रहते। मनी मनी सर्कुलेशन में होगी तो जनता खर्च कर सकती है। जनता के पास पैसा कैसे पहुंचे, उसके लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई जिससे कि लोगों के पास पैसा पहुंचे। पैसा जाहिर है उसमें खाया पिया भी है, लोगों ने खाया पिया भी है। उसे खाने पीने वाली बात को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुसीबत यह मनरेगा भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। वो तो है ही। मैं जो कह रहा हूं असल बात यह कि पैसा होगा तब ना लोग परचेज करेंगे। लोगों के पास पैसा ही नहीं है परचेज करने के लिए, दुकान के सामने खड़े हुआ पैसा नहीं है। आज स्थिति यही है। मनमोहन सिंह से क्या सीखे? मनमोहन सिंह से सीखे कैसे पैसा जो है चलन में आए ज्यादा से ज्यादा, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि पॉजिटिव चीज है, मतलब नेगेटिव चीजों की मृत्यु के समय हम बातचीत नहीं करते। हम बहुत साफ हूं मैं इस मामले में। बहुत सारी चीजें हम कहेंगे आपसे, लेकिन असल चीज यह है कि जब ये पैसा हम लाए तो इसमें हमारा लक्ष्य क्या था। पैसा जाएगा तो कहां जाएगा? पैसा इंडस्ट्री के पास जाएगा,
और इंडस्ट्री के पास जब पैसा जाएगा तो इंडस्ट्री क्या करेगी? और आपके यहां बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी, ये बात सच है कि अगर वो सरकारी संस्थानों का निजीकरण न करते तो करते क्या? पैसे तो थे नहीं आपके पास, सरकार के पास धन तो था नहीं, तो पूंजीपतियों से जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था वो सरकार अपने काम में लगा रही थी और वो नीचे लिक्विड की तरह नीचे सप्लाई हो रहा था। क्या स्थिति हुई? उसका परिणाम क्या, आउटकम क्या निकला? आउटकम था मनमोहन सिंह पीक पर ले गए, 9% की विकास दर थी। 9% की विकास दर की कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। जब भी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो बड़े जो लक्ष्य है, बड़ी जो चीज सामने आ रही है उसे देखा जाना चाहिए। ये तमाम किस्म के एयरपोर्ट का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, दिल्ली है, बंबई है, हैदराबाद है, तमाम ये मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ। पैसा कहां से आएगा? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। मनमोहन सिंह का ये एक बहुत बड़ा गेम था कि किसी भी तरह पूंजी को निवेश के लिए निकाला जाए, जो पूंजी जमा पड़ी है, डेट पड़ी है, पूंजी चलन में आएगी तो बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों चंगी होंगी, और चंगी हुई। आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। आज स्थिति है कि तकरीबन देश में 2 लाख फ्लैट बने हुए खड़े हैं, कोई खरीदार नहीं है। और मनमोहन सिंह के जमाने में हालत यह थी कि लोग फ्लैट के लिए भाग रहे थे, लोग फ्लैट नहीं मिल रहे थे। इसे कहते हैं इकोनॉमी। लोगों के पास पैसे थे, गांव गांव पैसा पहुंचा, हर साधारण आदमी की पॉकेट में पैसा पहुंचा। जाहिर है उसके अपने प्लस माइनस दोनों हैं, लेकिन असल चीज है कि जनता के पास पैसा होना चाहिए। एक और चीज है जो कि इस पूरे उसमें देखना चाहिए कि समस्या ये नहीं है, अ, समस्या यह है कि पॉलिसी किसने बनाई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे खाली, बाकी जितने भी लोग थे सब प्रधानमंत्री थे, पॉलिसी मेकर नहीं थे। मनमोहन सिंह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो नीति निर्माता थे। नीति बनाने का काम नेहरू ने भी नहीं किया था, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। नेहरू के जमाने में दूसरे एक्सपर्ट लोग थे, वो नीति बनाते थे, उनके पास विभिन्न मंत्रालय थे, नेहरू जी उसे इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन मनमोहन सिंह पहला ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला जो कि नीति निर्माता था। मनमोहन सिंह की बनाई नीतियों को बदलना किसी के बस की नहीं है। सारे जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं ना, वो सब इधर उधर चक्कर काट के चले जाते हैं। 1991-92 के बाद जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई उसमें किसी की हाथ लगाने की, यहां तक कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बड़े मास्टर माने जाते थे नीति बनाने में, वे लोग भी एकदम धराशायी हो गए और वो नीति नहीं बना पाए। जब यह प्रश्न आया कि विकल्प क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं बाजार को चंगा कैसे करें, तो आपके पास बाजार को चंगा करने का तो कोई तरीका है नहीं। गाली तो बहुत आसान है देना। सवाल यह कि उस व्यक्ति ने नीति ऐसी बनाई जिस नीति को बदलना संभव नहीं है। तो नीति निर्माता, और वो भी संकट मोचक, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस एक और चीज मैं कह रहा हूं आपसे, बेरोजगारी घटती चली गई लगातार। मनमोहन सिंह ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने कि लोगों को बेरोजगारी से निकालने में मदद दी। जो खराब काम हुआ, जो खराब काम हुआ जिसका कायदे से उल्लेख किया जाना चाहिए, वो ये कि मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड बैंक की और डब्ल्यूटीओ की, विश्व व्यापार संगठन की जो नीतियां थी उनके सामने एकदम सरेंडर किया, जो कि जरूरत नहीं थी उसकी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जैसे शिक्षा है ना, तो शिक्षा पहले वो ज्ञान के क्षेत्र में आती थी। अब शिक्षा जो है वो सर्विस सेक्टर में आती है। अब जो मास्टर है वो अब कर्मचारी है। अब ये जो शिक्षा का सेवा क्षेत्र में लगा, नहीं सेवा क्षेत्र में लगा देना और शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना, इसने बहुत असमानता पैदा की।
मनमोहन सिंह के बहुत सारे अच्छे प्रयत्नों के बावजूद ये बहुत ही खराब काम हुआ। इसने क्या किया, शिक्षा के निजीकरण की दिशा में एकदम लंबी छलांग की प्रक्रिया शुरू कर दी, और इसने जो हमारी सरकारी शिक्षा थी उसका जो जिस तरह से जिस गति से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। एक अन्य चीज थी जो कि कायदे से हम समझे तो अच्छा है, वो ये कि मनमोहन सिंह ने एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला। वो खतरनाक खेल ये खेला कि पहले जो जितने भी प्रधानमंत्री थे वो पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी राजनीति और विचारधारा के आधार पर देखते थे और बात करते थे। नेता की राजनीति देखी जाती थी और विचारधारा देखी जाती थी। मनमोहन सिंह के केंद्र में आने के बाद में ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि मनमोहन सिंह, ये जो आपने लिस्ट बताई ना शुरू में क्या कौन कौन से काम किए, सूचना का अधिकार, ये मनरेगा का अधिकार, ये खासकर सूचना का अधिकार वाली बात। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो नेता और दल की होती थी उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को व्यवहारवाद के जरिए रिप्लेस कर दिया, जो कि सबसे खतरनाक काम है। प्रैग्मेटिज्म, हर चीज में प्रैग्मेटिज्म, ये इसने क्या किया कि विचारधारा और विचारधारा के आधार पर चीजों को परखने का जो नजरिया था उसे कुंद किया। जो अभी कांग्रेस के लोग जो बार बार विचारधारा पे जोर दे रहे हैं ना कि हमारी विचारधारात्मक लड़ाई है, विचारधारात्मक लड़ाई है, राहुल गांधी हर दूसरी मीटिंग में कहता है कि विचारधारा की लड़ाई है। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि ये चीज रिप्लेस की गई। अब हर चीज व्यवहार की दृष्टि से देखी जाती थी, व्यवहारवादी नजरिए से देखी जाती थी, और अब हर चीज को इंफॉर्मेशन बना दिया गया। मनमोहन सिंह का जो सबसे भयानक दुखदाई कंट्रीब्यूशन है वो ये कि उन्होंने अब हर गतिविधि को, हर पॉलिसी को, हर कदम को क्या बना दिया? सूचना। तो उन्होंने खूब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जब भी किसी मंत्रालय के बारे में मांगे वो सूचनाएं देते थे, खूब सूचनाएं देने लगे, तो सूचनाओं की बाढ़ आ गई। अब इसने क्या किया कि सूचना, अब हर चीज की सूचना मिल रही है आपको, और सूचना के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप टेलीविजन देख रहे हैं और मनमोहन सिंह सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। आप ये नहीं देख रहे कि इससे कौन सा पैराडाइम या आधार बदल गया। मनमोहन सिंह ने जो आइडियोलॉजिकल आधार था राजनीति में उसे बदल के सूचना के आधार में कन्वर्ट कर दिया, जिसका कि सबसे अधिक दुरुपयोग कालांतर में हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सबसे अधिक दुरुपयोग किया केजरीवाल ने। उन लोगों ने दुरुपयोग किया जो कि अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ थे कि हमें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये सूचना मिली है। आप लिस्ट उठा के देखिए, तमाम जितने भी नेता हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, अखबार वाले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत वो खबर नहीं खोज के ला रहे। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो सूचनाएं मिलती हैं उससे वो खबर बनाते हैं। पहले पत्रकार मेहनत करता था, खबर खोजता था। अब मनमोहन सिंह ने ये जो हर चीज को सूचना के रूप में कन्वर्ट करके ये जो प्रथम कार्यकाल से जो सिलसिला शुरू किया, उसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के जो पॉलिटिक्स के आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसे बुलडोज कर दिया। ये उसकी सबसे बुरी चीज थी, क्योंकि अब हर चीज जो है खबर में रूपांतरित है। मोदी ने क्या किया? अब आप मोदी की आइडियोलॉजी की बात मत करिए, उसकी खबर की बात करिए, उसकी सूचना की बात करिए। अब मोदी की विचारधारा में बात नहीं हो रही है, मोदी की खबर में बात हो रही है। खबर क्या है? सूचना क्या है? तो ये जो हर चीज का सूचना में रूपांतरण, ये सबसे खतरनाक कदम था। इसने पूरे के पूरे राजनीति को व्यवहारवाद में बदल दिया। अब व्यवहारवादी है जिसको कि नरेंद्र मोदी लागू करता है, आप मेरी पार्टी में आ जाइए, आपके सारे खून माफ है, आपने कोई भी अपराध किया हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यवहारवाद है। और ये व्यवहारवाद जो है, ये व्यवहारवादी दर्शन, ये व्यवहारवादी दर्शन अमेरिका से लिया गया। तुम लाख करप्ट हो, तुम चाहे ब्रोथल हाउस चलाते हो, लेकिन अगर तुम हमारी पार्टी में हो तो तुम दूध के धुले हो। आज की डेट में भी तकरीबन 40 के अधिक
ऐसे सीनेट मेंबर है अमेरिका में जो कि ब्रोथल हाउस चलाते हैं। हमने कभी सोचा है ये? महान लोकतंत्र, प्रैग्मेटिज्म, ये व्यवहारवादी दर्शन। पहले ये था कि नहीं, मैं अगर धनंजय से बात करूंगा तो मैं धनंजय को का मूल्यांकन करूंगा तो ये देखूंगा धनंजय का वैचारिक दृष्टिकोण क्या है। अब मैं यहां से देख ही नहीं रहा, अब तो मैं देख रहा हूं कि धनंजय का मेरे साथ रिश्ता क्या है, भले ही वो कुछ भी करे। तो ये जो व्यवहारवाद को जब आप ले आए बीच में, तो अब उससे धर्मनिरपेक्षता क्षतिग्रस्त हुई, उससे समाजवाद का दृष्टिकोण क्षतिग्रस्त हुआ, उससे लोकतंत्र का दृष्टिकोण भी क्षतिग्रस्त हुआ। हम ये ना सोचे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से डेमोक्रेसी विकसित हुई, बल्कि मेरा मानना यह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये जो हर चीज को खबर में, सूचना में रिड्यूस करके देखने की आदत विकसित हुई, उसने वैचारिक तौर पर मूल्यांकन करने और देखने का नजरिया ही बदल दिया। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, ये साधारण परिवर्तन नहीं था। अब हमने ये मान लिया कि सूचना है तो सामाजिक रूपांतरण हो सकता है। अब लेकिन सूचना से सामाजिक रूपांतरण नहीं होता। मेरे पास सारा डाटा है कि गरीब कितने हैं, लेकिन क्या मैं उस डाटा के जरिए गरीबी को मैं किसी भी तरह से लोगों की राहत के लिए कन्वर्ट कर सकता हूं उस डाटा को? नहीं। वह कन्वर्ट तभी होगा जब मेरे पास में कोई पॉलिसी हो, कोई वैचारिक दृष्टिकोण हो। तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जो ये जो डायमेंशन था, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात जब करते हैं लोग, तो उसका जो ये जो पहलू है, ये जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, वो सामान्य तौर पर मिसिंग है। जब ये पहलू आया था तब भी मैंने ये बात लिखी थी, और ये मैंने कहा था कि इसका दुष्परिणाम ये होगा कि अब लोग, सूचना रहेगी लेकिन उनके पास समझ नहीं होगी। सूचना तो है लेकिन समझ नहीं है, तो बिना समझ के तो सूचना बेकार है, वो कोई काम नहीं करती, सूचना एकदम अपाहिज है। तो नरेंद्र मोदी क्या सीखे उनसे? जो हमने पहला पक्ष आपके सामने रखा, अगर वो सीख सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन कहाँ सीखा? मोदी जी को कहा था उन्होंने कि नोटबंदी मत करो, नहीं तो जीडीपी नीचे चला जाएगा। मोदी जी नहीं माने। मोदी जी कहते रहे कि जो पैसा गिरता है तो प्रधानमंत्री का कैरेक्टर गिरता है। ये तमाम चीजें करते रहे। आज जब वो बोल रहे थे, कई लोग हमारे दर्शकों ने, साथियों ने कहा कि आउटसाइड सुपरविजन को मैं पूछता हूँ कि अरे क्यों दिखा रहे हैं? कई दफा भाई इसलिए दिखाना पड़ता है कि तुलनात्मक अध्ययन नहीं नहीं, बिल्कुल तुलनात्मक। एक और चीज है, मैं एक और चीज है धनंजय। जब आप हर चीज सूचना के जरिए ही समझते और सीखते और लेते हैं, सूचना की टेलीविजन या इंटरनेट या सोशल मीडिया, किसी के भी जरिए जो कम्युनिकेशन हमारे बीच में आता है, सूचना आपको इनडिफरेंट बनाती है, सूचना आपको एक्टिव नहीं करती। तो हमने क्या किया कि ये जो अब हम हल्ला कर रहे हैं ना, यार लोग सुन नहीं रहे, लोग एक्टिव नहीं है, लोग सुनते हैं लेकिन रख देते हैं, लोग मानते नहीं है। और कैसे मानेंगे? क्योंकि उसको सूचना की आदत पड़ गई, जिसने कहा कि ये साइड इफेक्ट है कि वो इंडिफरेंट बनेगा। तो सूचना होने के बावजूद आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बावजूद जरूरी नहीं है 5 लोगों पर भी इसका असर हो। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है उसका खाली फ्लो अगर रहेगा तो वो इंडिफरेंट बनाएगी। हमारे यहां जब बात करते हैं तो लोग जब पॉलिसी प्लान करते हैं तो उसके मीडिया में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस पर सोचते ही नहीं है। तो ये जो इंडिफरेंट समाज बना है ना, जिस पर हम लोग अभी परेशान रहते हैं कि लोग सुन ही नहीं रहे, कितना अपराध हो रहे हैं, कितने जुल्म कर रही है सरकार, तब भी नहीं सुन रहे, उसका कारण है वो आप सूचना के समाज में घिर गए। एक सवाल और मैं करना चाह रहा हूँ सर कि किसानों के लिए मनमोहन सिंह जी ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। एमएसपी तो उन्होंने भी नहीं दिया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था। उसको मोदी जी ने आते ही पहले ध्वस्त किया, ऑर्डिनेंस लाया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो ये प्रावधान है किसानों को अधिकार दिए गए वो नहीं देते हैं। और उसके बाद किसान 13 दिन सड़क पे रहे अपनी मांग को लेकर के। जो नीति कड़े कानून बनाया गया उसको हटाने के लिए
और अभी भी डल्लेवाल जो है 30वां-32वां दिन हो रहा है, उनका आमरण अनशन चल रहा है और किसानों की कोई सुनवाई नहीं। इन दोनों अंतरों को किस तरह से सर देखते हैं? एक तरफ वो इतना कि किसानों को बिना मांगे दे रहे हैं। देखिए नहीं एक फर्क है। फर्क यह है कि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट की डिमांड बेसिकली लेफ्ट की थी और इसके पीछे जो नंदीग्राम आंदोलन था उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर वो आंदोलन न हुआ होता और दबाव नहीं आता तो लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आता। मैं बहुत साफ कहूं आपसे। और उसमें निश्चित तौर पर लेफ्ट की जो समझ थी उसे इंडोर्स किया उन्होंने, जो कि अच्छी चीज थी। मुसीबत क्या है कि जब इसमें चेंज आए तो इसका जो प्रतिवाद होना चाहिए नीचे, तो प्रतिवाद तो हुआ नहीं। लैंड एक्विजिशन एक्ट आया थ्रू प्रोटेस्ट, नंदीग्राम जैसे विशाल आंदोलन के जरिए। लेकिन जब इसमें चेंज किए गए नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो उस पर जोर नहीं है लैंड एक्विजिशन एक्ट को। हाँ, वो चर्चा, उसका रीजन यह है कि किसान मजदूर इनकी समस्याएं, मैं वो साफ कह रहा हूं, मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में इन्हें कभी एड्रेस नहीं किया। मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भाषण मजदूर और किसानों को संबोधित कर नहीं दिया। और वो जो उन्होंने किसानों के कर्ज माफ किए थे ना, मतलब 70-75 हजार करोड़ के जो भी थे, जो कर्ज माफ किए थे, सबसे बड़ी, हाँ, जिसे कहते हैं कि वो बहुत बड़ा काम, अरे वो डेट बनी थी, वो रिटर्न हो ही नहीं सकती थी, उसमें माफ करके आपने क्या कौन सा बड़ा काम कर लिया 2009 में। वो उसमें कोई ऐसा बड़ा आपने तीर नहीं मार लिया। उसका कारण ये था कि लेफ्ट ने जो जिस तरह से उनके साथ में व्यवहार किया, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक तरह से इस ऋण मुक्ति से के प्रश्न को उठाया। लेकिन इसमें जो पैसा था बैंकों का, वो एक तरह डेड मनी थी, वो कभी आ ही नहीं सकती थी। इससे फायदा किसे हुआ? किसानों को फायदा कम हुआ, बैंकों को फायदा ज्यादा हुआ, क्योंकि उनके पास में ये डेड मनी और उसके खाते मेंटेन करने का जो झंझट है, उसको ध्यान रखो, उसकी खबर रखो, उस पर जो समय और पैसा खर्च हो रहा था, इससे बच गई बैंक। नंबर एक। नंबर दो, जो बड़ी वीकनेस है, लैंड रिफॉर्म कभी भी कहीं पर भी लागू नहीं किए। नहीं, चर्चा भी नहीं होती। आपने विशेष आर्थिक जोन के लिए, स्पेशल आर्थिक जोन के लिए 10 लाख एकड़ जमीन व्यवसायियों को बांट दी। 10 लाख एकड़ जमीन खेतिहर मजदूरों को नहीं बांटी। एटीट्यूड है ये। इससे पता चलता है कि आपकी नजर में कौन है और कौन नहीं है। तो आप कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी, कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। जंगल को बना अधिकार जो दिया गया है, वो भी अधिकार है सर आदिवासियों को। नहीं, वो जो भी दिया गया, वो उसका भी एक अपनी बैकग्राउंड है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ जो चीज कहना चाहता हूं कि वे जितने भी कानून आए, वे आए प्रोटेस्ट के दबाव में। अब अगर प्रोटेस्ट हो तो निश्चित तौर पर सरकार मजबूर होगी, लेकिन प्रोटेस्ट तो है नहीं, कहीं कवरेज नहीं है, हम लोग भाषण नहीं देते, हम लोग कोई एक, आपको यूट्यूब पर एक लेक्चर नहीं मिलेगा किसी का किसानों की समस्या पर, किसी बुद्धिजीवी का लेक्चर नहीं मिलेगा। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ पहले चरण में, कभी किसी बुद्धिजीवी ने पब्लिकली कोई लेक्चर नहीं दिया किसानों की समस्याओं के संदर्भ में। इससे पता चलता है कि ये जो एलिनेशन है, जिसका कि मैंने आपसे जिक्र किया, जो रूलिंग क्लास है, अगर रूलिंग क्लास अगर किसानों की समस्याओं को नहीं समझेगी, तो जाहिर है रूलिंग क्लास के जो हम मध्य वर्ग के लोग जो अनुयायी हैं, वे लोग तो बिल्कुल ही देखेंगे नहीं। आज एक बार बोल देने दीजिए नरेंद्र मोदी को कि हम जमीन बांटेंगे गरीबों में, आप देखिए लगातार उसके पक्ष में कितने लेख आ जाते हैं। आप वैसे अगर कोशिश करें कि भाई तुम जमीन बांटने के लिए लेख लिख दो या भाषण दे दो, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये जो मिडिल क्लास के बुद्धिजीवी की, मिडिल क्लास के लोगों की जो मेंटेलिटी है सत्ता के साथ, इस मेंटेलिटी को खोलने का मजदूरों और किसानों के प्रति जो एक काम हो सकता था, वो अभी तक हुआ नहीं है। सत्ता के शिखर से जो काम किया जा सकता था, लाल किले की प्राचीर से जब आप कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं,
और मैं किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म लागू करूंगा। मैं ये बात मैं बार बार कहता रहा हूं आपसे, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि पूरे 75 साल के शासन में 45 साल से अधिक कांग्रेस का एक छत्र राज्य था। किसी भी राज्य में कांग्रेस ने लैंड रिफॉर्म लागू नहीं किया। कैसे उम्मीद करती है कांग्रेस के वो किसान जो है उसके साथ जाएंगे? किसान तो बार बार परेशान हो रहे हैं। आज स्थिति यह है कि 47 में जितने खेत मजदूर थे, आज उससे कई गुना ज्यादा 40 करोड़ से अधिक खेत मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है। तो इनकी पीड़ा तो हमारी अभी एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। वो एक छोटा सा रास्ता बना था मनरेगा के जरिए, वो मनरेगा आजकल बंद है। तो वो जो दिहाड़ी मिलती थी मनरेगा के बहाने, वो दिहाड़ी में गांव में नहीं पहुंचती, तो अब क्या होगा? जाहिर है कि लोगों में निराशा, आत्महत्याएं, तमाम किस्म के और दूसरे क्राइम ये बढ़ेंगे। और रिएक्शनरी पॉलिटिक्स के लिए यही सबसे उपयुक्त चीज है कि आप संकट में रहे और आपके पास कोई रास्ता ना हो, तो आप फिर नशा करें और क्राइम करें। सो आप एक चीज आप देखेंगे, क्राइम रेट सबसे ज्यादा बढ़ा है, ड्रग एडिक्शन सबसे ज्यादा बढ़ा है, ड्रग की सप्लाई सबसे ज्यादा बढ़ी है हर शहर में। और दिल्ली तो जिसे कहेंगे नर्व सेंटर है अभी। कि हमारे एक साथी लिख रहा है कि एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है क्या? सरकार सुनती ही नहीं तो प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है? नहीं इसके साथ एक और चीज एक चीज और से जोड़ देता हूँ इसमें कि जो एक उदारीकरण आया, प्राइवेटाइजेशन आया, प्राइवेट कंपनियों को भी एंट्री मिली कि कोई भी पैसा ले और अपनी पॉलिसी अपना खड़ा करे, इंडस्ट्री खड़ी करे, नए रोजगार आएंगे। ये कहा भी गया कि नए नई फैक्ट्रियां लगेंगे, नए नए उद्यमी आएंगे और नया रोजगारों का विस्तार होगा। सरकार कितना रोजगार देगी? ज्यादा रोजगार। लेकिन उसी का इस्तेमाल करके, जो मैंने शुरुआत में बताया कि सीतारमन बोल रही है कि 1991 में ही तो निजीकरण शुरू हुआ था, हमने थोड़े किया। लेकिन वो जो निजीकरण था और आज जो निजीकरण है, उसमें क्या अंतर देख रहे हैं? उसमें एक बहुत बुनियादी अंतर है। उस निजीकरण में सबसे बड़ा पहलू था कि अगर कोई शिकायत लेके आएगा तो उसकी शिकायत एड्रेस की जाएगी। अब जो निजीकरण चल रहा है, यहां किसी की कोई शिकायत सुनी नहीं जाती। उस जमाने में निजीकरण के समय पे लोग अपने अपने इलाके से शिकायतें लेने के जाते थे दिल्ली, और वे शिकायतें एड्रेस की जाती थी पॉजिटिवली। कभी किसी से यह नहीं कहा गया कि नहीं हमने तो नीति लागू कर दी है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। यह अप्रोच नहीं थी मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह के निजीकरण का यह बहुत सबसे बड़ा पहलू था। आप अगर किसी भी वजह से किसी चीज से निराश है और आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां जमीन न खरीदी जाए, तो मनमोहन सिंह इसके पक्ष में नहीं है कि जबरदस्ती जमीन खरीदी जाए और जबरदस्ती उसका निजीकरण किया जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर। वह तभी हुआ जबकि लोगों ने सहमति दी। एक और चीज है जो कि मैं भूल जाऊंगा, मैं याद आ गया, आपने बोल दिया। तो मनमोहन सिंह के जमाने में एक क्राइसिस शुरू हुआ था और मनमोहन सिंह को इसका श्रेय जाता है। मनमोहन सिंह ने ये बार बार बात कही और उनके कैंपेन में भी ये बात आई कि ये हिंदुत्ववादी संगठन है, ये आतंकी संगठनों की तरह काम कर रहे हैं और ये खतरा है। उस समय इनकी बात को किसी ने गंभीरता से लिया नहीं, पूरे कैंपेन का हिस्सा था। और ये जो चीज थी, आज तो बिल्कुल अब घर घर पहुंच गई है ये चीज। वो टेररिज्म जो है वो बिल्कुल एकदम हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया है। किसी को भी धमकाना हो, आप बस खाली मतलब कल तो सर हद हो गई कि लखनऊ के हजरतगंज में चर्च में घुस करके जय श्री राम और हरे राम कृष्ण किया। जो सड़क पे, जो घर में भी कहा गया कि घर में भी जिन्होंने क्रिसमस मनाया, घर में घुस करके कहा गया कि क्रिसमस नहीं मनाओगे, जय श्री राम। मतलब गुंडाई जिस लेवल पे बढ़ गई। नहीं वो बिहार में बताऊं आपको कि बिहार में एक लड़की ने गाना गाया, सिंगर है लड़की का गलत शब्द है, उसने गाया देवी ने अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, उससे माफी मंगवाई गई सबके सामने और जय श्री राम के उसके बाद नारे लगाए गए। कोई सोच सकता था? गुंडागर्दी इस लेवल पे आ गई। वो का यही नहीं, ये मनमोहन सिंह की मतलब विवेक को की दाद देनी होगी कि मनमोहन सिंह पहला ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने इस खतरे को चिन्हित किया था
कि देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये जो हिंदू आतंक है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और ये साधारण बात नहीं थी, ये साधारण बात नहीं थी। रही बात, यस, और रही बात लिबरलाइजेशन की, जैसा कि आपने सवाल किया था, लिबरलाइजेशन के बारे में मनमोहन सिंह की साफ धारणा थी कि लिबरलाइजेशन आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता। हर राज्य में अलग अलग तरीके होंगे, हर राज्य के सरकार को विश्वास में लेके ही लिबरलाइजेशन को लागू किया जाएगा। आज स्थिति यह है कि कोई भी पॉलिसी डिसीजन नरेंद्र मोदी लेते, राज्य की सलाह ही नहीं लेते। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये कहना कि नहीं, वो तो निर्मला सीतारमण झूठ बोल रही है। निर्मला सीतारमण एक तरह से न्यू लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का दुरुपयोग कर रही है। राज्य एक बहुत बड़ा कंपोनेंट थे उसमें, राज्यों की मदद ली गई, राज्यों को इन्वॉल्व किया गया उसमें, हर लेवल पर राज्य इन्वॉल्व थे। अब राज्यों की कोई सुनता ही नहीं है, राज्य कोई इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं पर भी। जी ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके साथ हमने चर्चा की मनमोहन सिंह के बहाने, और बहुत सारी बातें हैं जो मनमोहन सिंह के समय हुई, मनमोहन सिंह के बाद जो चीजें हुई है वो ठीक उलट हो रही, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी का मैंने भाषण, या मोदी जी जो श्रद्धांजलि दी थी 5 मिनट से ऊपर की थी, मैंने उसको एडिट किया है, छोटा बनाया, ताकि आप सुनिए कि मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं, मनमोहन सिंह के बारे में मोदी क्या कह रहे हैं। क्या जो पहले बोल रहे थे वो झूठ था, अब बोल रहे हैं वो झूठ है। क्या कृषि की मृत्यु पे अगर श्रद्धांजलि दी जाए तो खाली अच्छी अच्छी बातें करने के लिए चीजें कहते हैं, तो इसके लिए मैंने दिखाया। नहीं, वो एक खाली रिचुअल है। मोदी की श्रद्धांजलि सिर्फ रिचुअल है। मोदी का मनमोहन सिंह के विचार और मनमोहन सिंह की कार्यशैली से कोई संबंध नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है। कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक दूसरे यू, दिन आपको किसी दिन याद करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, अच्छी बात, थैंक यू, बेटा हो गया। थैंक यू।